पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो यह है कि यदि दो संख्याएं परस्पर अभाज्य हो तो उनका एलसीएम किसके बराबर होगा। यानी कि दो संख्या अभाज्य है, क्या है, अभाज्य। अभाज्य का मतलब उसमें भाग नहीं लगता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 7 भी अभाज्य हो गया, 11 अभाज्य हो गया, जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग सकता है, उसको अभाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है यदि दो संख्या परस्पर अभाज्य हो तो उसका एलसीएम क्या होगा। तो उसका एलसीएम हो जाएगा पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, और एचसीएफ 1 हो जाएगा। इससे पहले भी हम लोग देखे थे। एलसीएम के बात करेगा एलसीएम, तो जब मान के चलिए कोई संख्या 7 है और कोई 11 है, तो ये दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। यानी एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम। अगर लघुत्तम नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो मान लिया कोई संख्या ए है, कोई बी है, तो ए गुने बी हो जाएगा। तो दोनों संख्या का गुणनफल जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, दोनों संख्या का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक क्या होंगे। यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और -9। इस प्रकार के आसान क्वेश्चन आता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू, हम लोग कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस में 9 है, तो बराबर के जब हम लोग अपोजिट साइड भेजते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। स्क्वायर है तो एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा 9। लेकिन जब भी ए स्क्वायर जाता है तो माइनस और प्लस दोनों जाता है, ठीक है। क्यों माइनस प्लस जाता है, क्योंकि -9 और गुने -9 ये भी कट के आएगा, क्या प्लस आ जाएगा 81, और सीधे 9 और गुने 9 ये भी आएगा सीधे 81। यानी कि अगर इसको भी हम लोग रूट में डालेंगे तो 9 आंसर आएगा, इसको भी रूट में डालेंगे तो 9 आंसर आएगा। यानी कि माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिखे है, ठीक है। यहाँ पर हम देखें इसका आंसर प्लस और माइनस रूट में 9 हो गया, जो कि हम लोग बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, बाहर निकालेंगे तो निकल जाएगा माइनस और प्लस दोनों में 3 निकलेगा। अलग अलग लिख सकते हैं, +3 और फिर -3 लिख सकते हैं, या फिर आगे -3 बाद में +3 लिख सकते हैं। तो माइनस प्लस जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आया सबको। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यदि a1 बटा a2, क्या दिया हुआ है, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू, यानी इज नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो यह क्या होता है, तो यह प्रतिच्छेद होता है, ठीक है। इसका एक हल निकलता है, एकमात्र हल। कल बताए हुए थे, अगर इस प्रकार से a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो एक प्रतिच्छेद हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग एक यहाँ पर रेखा रखे, एक इधर से रेखा गुजरा, फिर एक इधर से गुजरा, कहीं ना कहीं एक जगह पर कट रहा है तो एक प्रतिच्छेद हो रहा है। a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2, तो प्रतिच्छेद हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता होगा इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको अलग से समझा देंगे, ठीक है, अगले पार्ट में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण के विविक्तर का सूत्र क्या होता है। विविक्तर का मतलब होता है डी। बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि अगर कभी विविक्तर भी पूछ रहा होता है तो वहां पर स्टूडेंट डी के मान नहीं ज्ञात करके मूल ज्ञात कर देता है, जो कि आंसर गलत हो जाता है, उसको लगता है सही बनाए हैं। तो छोटा छोटा बात पर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। विविक्तर का मतलब हो गया डी, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या फॉर्मूला होता है बताओ तो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ गया सबको। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गया। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी का सामान्य पद का सूत्र क्या होता है। यानी कि समांतर श्रेणी के सामान्य पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि
यानी कि ए एन, ठीक है। इसको जो इसका सामान्य पद होता है इसको हम अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। लेकिन अगर हमको कोई भी संख्या ज्ञात करना हो तो उसका हम लोग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते हैं। एन के जगह पर अगर लास्ट वाला एन है तो अंतिम पद निकालेंगे। अगर बीच में मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है समांतर श्रेणी 20 तक दिया हुआ है, लेकिन हम एन के मान 10 रखेंगे तो बीच में का ही ज्ञात कर लेंगे। समझ में आया? एन के मान जितना रखेंगे उतना ज्ञात हो जाएगा। अंतिम ज्ञात करना है तो अंतिम पद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होता है? यानी कि दो समरूप त्रिभुज है, इसके संगत भुजाओं के अनुपात किसके बराबर होता है? तो एक तो होगा नहीं, क्योंकि दो त्रिभुज है और उसका भुजा तो अलग अलग हो सकता है ना, तो एक थोड़ी होगा। इसके आगे क्षेत्रफल के अनुपात, क्षेत्रफल के अनुपात तो वर्ग में होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई त्रिभुज के माने किसी त्रिभुज के भुजा है 2 और एक 3 है, तो उसका अगर हम लोग वर्ग मतलब क्षेत्रफल में देखेंगे तो 2 दूना के 4 और 3 तिहाई के 9, यानी कि 4:9 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दे रहा है वर्गमूल, तो वर्गमूल भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में दे रहा है समानुपाती, तो क्या हो जाएगा? समानुपाती इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ समानुपाती, ठीक है, यह सही होगा, समानुपाती। समझ में आ गया सबको? अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बिंदु -50 किस अक्ष पर स्थित है? यानी कि हम लोग इस प्रकार से एक्सिस को बनाएंगे। इसको बोलते एक्स एक्सिस, इसको बोलते वाई एक्सिस। एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। यहाँ पर कह रहा है शुरुआत में -5 दिया है, इसका मतलब यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। ना एक्स का मान होता है ना, गलती हो गया। शुरुआत में जो मान एक्स के माने थे इधर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि शुरुआत में जो मान होता है एक्स का मान होता है, तो यहाँ पर एक्स का मान हो गया, वाई के मान 0 दिया था, यहाँ पर हो गया। तो जो बिंदु कट रहा है वो कहाँ पर कट रहा है? तो बिंदु यहीं पर कट रहा है। और जब यहाँ पर कट रहा है तो किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर है? तो यह एक्स अक्ष पर है। कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर है, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन कहां पर दिया हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्स अक्ष, ठीक है। कहां पर हो जाएगा? देखो शुरुआत वाला किसका मान होता है? एक्स का। शुरुआत वाला एक्स का, बाद वाला वाई का। तो वाई का मान 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। एक्स के मान -5, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर स्थित है, तो एक्स अक्ष पर है। समझ में आ गया? अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr और इसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पर 2πr जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये तो सब बच्चा को आता होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 हो तो वह घटना हो सकती है। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताए थे कि 0 से लेकर के 1 तक किसी घटना के प्रायिकता हो सकता है। अगर किसी घटना के प्रायिकता 0 है, इसका मतलब वह घटना पूरी तरीके से गलत है। अगर किसी घटना के प्रायिकता 1 है तो वह घटना पूरी तरीके से सही है। तो यह सही घटना के प्रायिकता है, यह गलत घटना के प्रायिकता है। लेकिन यही 0 से ज्यादा और 1 से कम होगा तो उसका कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 0.5, इसका मतलब हुआ कि आधा, मतलब 50-50 हो गया, आधा गारंटी आधा नहीं है। तो यह असंभव, निश्चित, अनिश्चित, निश्चित जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। और आज हम लोग 10 क्वेश्चन को ही देखने वाले थे, जिसको देख लिए, और इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट को देखेंगे, माने कि 4 पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में बार बार आता है उसी प्रकार से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।